सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने क्षेत्रफल में त्रिभुज कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद वर्त कंप्लीट कर लिया था। आज अपने चतुर्भुज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चतुर्भुज में सबसे पहले तो देखो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज आपको पता है चार भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति। बंद ज्यामितीय आकृति है वो चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। देखो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गया अपना वर्ग, ठीक है। उसके बाद आयत, ठीक है। उसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज। और उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ये सारे चतुर्भुज है। वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, विषम बाहु चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि आप कहोगे वर्ग और आयत को चतुर्भुज कहते हैं क्या? चार भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे वर्ग से, और ये सभी चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ग से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ग से। देखो वर्ग है, आपको पता है वर्ग की खास क्या बात होती है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, बराबर होती है। ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना। समझ गए? जैसे ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और ये कोण भी 90 डिग्री है। चतुर्वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं, यानी सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। समझ गए बात ये? ठीक है, उसके बाद अपने को क्या ध्यान में रखना है? तीसरा पॉइंट कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी वर्ग में 2 विकर्ण जो ये खींचे जाएंगे ना, ये आपस में लंबाई में बराबर होंगे। समझ गए? यानी ये विकर्ण D1 है और ये D2 है, तो यहाँ विकर्ण D1 और D2 ये दोनों बराबर होंगे। विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। समझ गए? ठीक है, उसके बाद अपने को ये ध्यान रखना है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होता है। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यानी ये विकर्ण जहाँ भी कटते हैं ना, ये जहाँ भी कटेंगे वहाँ 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। जहाँ भी कटेंगे वहाँ कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ये ध्यान रखना।
समझ गए। दूसरी बात, ये विकर्ण समद्विभाजित होता है, मतलब 10 का था, ये विकर्ण इधर भी आपको पता है 10 का माने तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है ही, तो ये 10 का विकर्ण तो ये भी 10 का। दूसरी बात, कटने के बाद ये चारों साइडें आपस में बराबर हो जाती है। मेरे कहने का मतलब, ये जैसे वर्ग है, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये पढ़ा था। वर्ग जहाँ विकर्ण जहाँ कटेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये पढ़ लिया। विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, मतलब ये कटने के बाद समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित, 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे और आधे आधे भी हो जाएंगे, मतलब ये 5 है, इधर भी 5, ये 10 का हो गया तो ये विकर्ण भी 10 का होगा, तो आधा आधा तो होगा ही होगा, 5-5। कहने का मतलब इस पॉइंट से, कटने के बाद पॉइंट से ये दूरियां आपस में बराबर होती है। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, वर्ग का एक विकर्ण है ना, क्षेत्रफल को इसको आधा आधा कर देता है, यानी ये भी 1/2 भाग क्षेत्रफल है वर्ग का, और ये भी 1/2 भाग क्षेत्रफल है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद अगर वर्ग के विकर्ण इस प्रकार काटें तो ये इस वर्ग का चौथा हिस्सा है, ये भी क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, यानी चारों क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे, यहाँ दोनों बराबर होंगे। एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है, और दोनों विकर्ण खींच दें तो वर्ग के क्षेत्रफल को 4 समान भागों में विभाजित कर देते हैं। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो, वर्ग, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, हमने पढ़ा ही था। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए बात ये। उसके बाद वर्ग का विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो होता है वो आपको पता है √2 गुणा भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुणा भुजा। और जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। समझ गए? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, विकर्ण √2a होता है, और परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, यानी 4a होता है। अब देखो, क्षेत्रफल भुजा से निकालो तब तो ये है, लेकिन क्षेत्रफल अगर विकर्ण से निकालें तो विकर्ण की स्क्वायर बटे 2 होता है। विकर्ण की स्क्वायर बटे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल परिमाप से निकालें तो क्षेत्रफल परिमाप की स्क्वायर बटे 16 होता है। ये ध्यान रखना, परिमाप की स्क्वायर बटे क्या होता है? 16 होता है। समझ गए बात ये। अगर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा से निकालो तो भुजा स्क्वायर, विकर्ण से निकालो तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2, और परिमाप से निकालो तो परिमाप स्क्वायर बटे 16 होता है। यानी क्षेत्रफल के ये 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास। समझ गए? अब देखो, यहाँ आपको क्लियर हो गई बात कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बटे 2 या परिमाप स्क्वायर बटे 16, और विकर्ण होता है वो √2 गुणा भुजा होता है, और परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ गए बात ये? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? देखो, कल को अपने वर्ग की भुजा और विकर्ण में अनुपात पूछ ले कि वर्ग की भुजा और विकर्ण में अनुपात क्या है, तो 1:√2 होगा, क्योंकि भुजा तो भुजा होती है और विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है, तो ये कट जाता है, तो अनुपात 1:√2 ही बचता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, वर्ग की भुजा और विकर्ण में जो अनुपात होता है वो फिक्स रहता है, 1:√2 होता है। ठीक है। अगर वर्ग की भुजा, विकर्ण और परिमाप का अनुपात पूछ ले, ठीक है, तो भुजा तो a है, तो विकर्ण √2a है, और परिमाप 4a है, तो ये अनुपात आ गया 1:√2:4। वर्ग की भुजा और विकर्ण में अनुपात क्या होता है? 1:√2:4। समझ गए? यहाँ विकर्ण और परिमाप में अनुपात पूछ ले, अगर कभी भी वर्ग की विकर्ण और परिमाप में अनुपात पूछ ले तो देखो √2 और ये 4, आप बताओ 4 को 2 गुणा √2 लिख सकता हूँ, और ये √2 है, ये कट जाएगा तो 1:2 √2 होता है।
वर्ग के विकर्ण और परिमाप में अनुपात होता है वो 1:√2 होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, वर्ग के विकर्ण और परिमाप में अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:2√2 होता है। ये ध्यान रखना। समझ में आगे बात? ये यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये वर्ग है, समझ गए। अगर वर्ग के अंदर वर्त बनाए तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या होती है ना, अंतःवर्त की त्रिज्या वो भुजा की आधी होती है। वो भुजा की क्या होती है, आधी होती है। और वर्ग के बाहर वर्त बनाए इस प्रकार, तो जो परिवर्त की त्रिज्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो विकर्ण की आधी होती है, विकर्ण की आधी होती है। वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या तो भुजा की आधी होगी और परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होगी। समझ गए? अब आप एक बात बताइए, आपको कल को ये पूछ ले कि एक वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त, अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ ले कि अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो आप याद रखना अंतःवर्त की त्रिज्या किसकी आधी होती है, भुजा की, और परिवर्त की त्रिज्या होती है विकर्ण की आधी। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2/2। 2 से 2 कट गया, ये कट गया, तो अनुपात बचा 1:√2। तो कहने का मतलब जो अनुपात वर्ग की भुजा और विकर्ण का होता है, जो अनुपात वर्ग की भुजा और विकर्ण का होता है, वही अनुपात वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का रहता है। यहाँ त्रिज्या लिखा हुआ आ जाए, चाहे आपको व्यास कह दे कि अंतःवर्त और परिवर्त के व्यास का अनुपात क्या होगा, तो भी 1:√2 रहेगा। अगर अंतःवर्त और परिवर्त की परिधि का अनुपात पूछ ले तो भी अनुपात 1:√2 रहेगा। ध्यान रखना, अब 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वर्ग में भुजा और विकर्ण का अनुपात क्या होता है, 1:√2। भुजा और विकर्ण का अनुपात 1:√2 होता है, तो वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1:√2। और जो अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात होता है वही अंतःवर्त और परिवर्त के व्यास का अनुपात होता है, वही अंतःवर्त और परिवर्त की परिधि का अनुपात होता है। ये हमने वर्त में पढ़ा था कि मैंने आपको कहा था 2 वर्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही उनके व्यास का अनुपात होता है, वही उनके परिधि का अनुपात होता है। पढ़ा था ना? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ अपने एक बात क्लियर हो गई कि वर्ग की जो भुजा और विकर्ण का अनुपात होता है 1:2, वही अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात होगा, वही अंतःवर्त और परिवर्त के व्यास का अनुपात होगा, और वही अंतःवर्त और परिवर्त की परिधि का अनुपात होगा। और अनुपात क्या होगा, 1:2। क्लियर? अब देखो, अगर अपने को अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, अगर अपने को अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो ध्यान रखना स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। अंतःवर्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवर्त का क्षेत्रफल, अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। यानी वर्ग में बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल अंदर बने वर्त के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो, अगर मान लो एग्जाम्पल करें अपने कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान क्या दो, निम्नलिखित का मान क्या होगा। जैसे वर्ग की भुजा दे दी, आपको पूछ ले विकर्ण क्या होगा, आपको पूछ ले परिमाप क्या होगा, आपको पूछे अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, आपको पूछे परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है,
आपको पूछे कि अंतःवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मान पूछ ले। मान लो आपको पता है वर्ग की भुजा दे रखी है, विकर्ण होता है वो √2 गुणा भुजा होता है, पढ़ा था। तो √2 गुणा 10 यानी ये आ गया 10√2। परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा 10 है तो ये कितना हो गया 40। ठीक है। अंतःवर्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होती है, तो भुजा 10/2 यानी कितना हो गया 5 सेमी। परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है, तो विकर्ण आपको कितना दे रखा है 10√2/2, 2 से कट गया 5 तो 5√2 हो गया। अंतःवर्त का क्षेत्रफल πr²। अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे, तो अंतःवर्त की त्रिज्या देखो क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या है 5 सेमी, तो पाई गुणा 5 की स्क्वायर यानी 25 पाई। ठीक है। परिवर्त की त्रिज्या है वो विकर्ण की आधी होगी यानी 5√2। आपको पता है 5 की स्क्वायर 25, √2 की स्क्वायर 2 और गुणा पाई, तो ये 50 पाई। दूसरी बात, अगर अंतःवर्त का क्षेत्रफल आ गया तो परिवर्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट दुगना भी कर सकते हो। अंतःवर्त की त्रिज्या आ गई तो परिवर्त की त्रिज्या डायरेक्ट √2 गुना भी होती है। समझ गए, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए ना बात ये। जैसे अगर आपको कह दे वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या दे दे, एक वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, आप बताओ अंतःवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो परिवर्त की त्रिज्या √2 गुना ज़्यादा होती है, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या अगर r है ना तो परिवर्त की त्रिज्या आपको पता है उसके साथ √2 का गुणा कर दो। समझ गए, तो आपके पास 7√2 होगी। ठीक है। ऐसे ही अंतःवर्त की त्रिज्या की जगह अगर आपको व्यास का होता तो परिवर्त का व्यास 7√2 होता। अंतःवर्त की परिधि 7 सेमी होती तो परिवर्त का क्षेत्रफल 7√2 होता। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या अगर r है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी √2r। ठीक है। अंतःवर्त का व्यास अगर d है तो परिवर्त का व्यास क्या होगा √2d होगा। अंतःवर्त की परिधि p है तो परिवर्त की परिधि √2p होगी। मेरे कहने का मतलब एग्जाम में आ जाए कि अंतःवर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी 7√2। आपको कहते हैं अंतःवर्त का व्यास 20 सेमी है तो परिवर्त का व्यास क्या होगा 20√2। आपको कहते हैं अंतःवर्त की परिधि 44 सेमी है तो परिवर्त की परिधि क्या होगी 44√2। यानी वर्ग में बाह्यवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, चाहे व्यास ज्ञात करना है, चाहे परिधि ज्ञात करनी है, वो अंतःवर्त की त्रिज्या व्यास या परिधि का क्या होगा √2 गुना होगा। त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या का √2 गुना कर दो, व्यास पूछे तो व्यास का √2 गुना कर दो, परिधि पूछे तो परिधि का √2 गुना कर दो। ठीक है। अगर आपको पूछे कि वर्ग के अंतःवर्त का क्षेत्रफल मान लो a² है तो परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवर्त का a सेमी² है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल a सेमी² है तो परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा 2a सेमी² होगा। यानी परिवर्त का क्षेत्रफल अंतःवर्त के क्षेत्रफल से क्या होता है दुगना होता है। जैसे अंतःवर्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दिया 100 सेमी² है
तो परिवर्त का क्षेत्रफल 100 × 2 यानी 200 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर रहेगी बात, ये समझ गए ना बात ये। ठीक है, अब देखिए वर्ग में वर्ग की भुजा और विकर्ण पे कोई भी आकृति बना दे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग का क्षेत्रफल है और इस विकर्ण पर नया वर्ग बना दें, विकर्ण पर नया वर्ग बना दें इसका क्षेत्रफल। तो अगर पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल किस पे बना है, भुजा पर भी बना है, यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर से ही बना है, और ये विकर्ण पे बना है। विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है, समझ गए। अब ये तो भुजा स्क्वायर रहेगा और ये 2 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, √2 की स्क्वायर 2। कहने का मतलब वर्ग व वर्ग के विकर्ण पर नए बने वर्ग का क्षेत्रफल 1 अनुपात क्या होता है, 2 होता है, दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगना। जैसे ये वर्ग है, आपको कहते हैं इसका 8 सेमी स्क्वायर है, तो यहाँ विकर्ण पे बनाएंगे ना तो 8 का दुगना 16 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आपको कहते हैं इसके विकर्ण पर और बनाना है तो 16 का दुगना 32 हो जाएगा। आपको कहते हैं इसका दुगना तो 32 का दुगना 64 हो जाएगा। ऐसे दुगना होता जाता है, विकर्ण पर वर्ग बनाओगे तो दुगना होता जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए कि अगर आपको कह दें वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बना है, दूसरे विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। भुजा पर बनेगा तो ये भुजा A है तो ये √3/4 भुजा की स्क्वायर। विकर्ण पर बनेगा ऐसे, विकर्ण पर बनेगा ये अगर A है, ये अगर A है वर्ग की भुजा तो ये √2A होगा, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा √2A हो जाएगी, तो √3/4 √2A स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये A स्क्वायर ये 2A स्क्वायर, 1:2 ही आया ना। कहने का मतलब वर्ग की भुजा और विकर्ण पर अगर कोई आकृतियां बनाए ना तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 ही होता है, याद रखना। चाहे जहां वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 1:2। वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 1:2। वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज और वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 1:2। अब देखिए, आप कहोगे कि वर्ग का अंतःवर्त है, अंतःवर्त है, ये भी तो भुजा को ही व्यास मानकर बना है, और परिवर्त होता है, परिवर्त ये विकर्ण को ही व्यास मानकर बना है। तो बताओ अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमने क्या पढ़ा था, 1:2 ही पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था, 1:2 पढ़ा था, समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो अपने जो 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो है, ये सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं कम टाइम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो एक टाइम में अगर 2 घंटे की क्लास लंबी लगा देंगे तो आप पूरी क्लास नहीं देख सकते, लेकिन 10-10, 15-15 मिनट देखना आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे लिए वीडियो बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा वीडियो देखा करो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, समझ गए। तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब। ठीक है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।